नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 6 है आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर। यहाँ पर दोस्तों जो टारगेट है आपकी भाषा में 30 में 30 लाने का, वो बिल्कुल 101% श्योर एंड प्योर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 30 प्रश्नों की क्लास, 30 नंबर की क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट संभावित प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्यारे मित्रों। महाभाष्यकर कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, भट्टोदीक्षित जी हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो दोस्तों महाभाष्यकर, हम बात कर रहे हैं महाभाष्यकर कौन है। तो महाभाष्यकर कौन है दोस्तों, कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके पतंजलि की बात करते हैं। महाभाष्यकर कौन हो जाएंगे? पतंजलि, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ दोस्तों इसके पिछले मॉडल पेपर, अदर क्लास या अदर सब्जेक्ट की क्लास प्रैक्टिस सेट सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने परिवार को, अवर फैमिली को, और जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि लिट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में, भविष्य काल में, भूतकाल में, आज्ञार्थक में। देखिए आज्ञार्थक, आज्ञा वाले में होता है लोट लकार का, सभी लोग ध्यान देंगे। आज्ञा वाले में क्या होता है? लोट लकार का। भूतकाल यानी कि लंग की बात करेंगे, लंगड़ा, अगर लंगड़ा व्यक्ति है तो वह पीछे रह जाएगा समान व्यक्ति के साथ। अगर दौड़ेगा पैर, ठीक है, तो लंगड़ा व्यक्ति पीछे रह जाएगा, अर्थात भीतकाल, बीता हुआ काल। और भविष्य काल की अगर हम बात करते हैं तो लिट लकार हमारा भविष्य काल कहलाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन बी। और जो लट लकार होता है दोस्तों, वो लट लकार हमारा वर्तमान काल कहलाता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि चर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण नहीं आता है। निगेटिव प्रश्न है, नकारात्मक प्रश्न है। टा, शा, का, हा। तो चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता दोस्तों? तो जो आपका हा है, यह चा प्रत्याहार के अंतर्गत आपका वर्ण डी ऑप्शन नहीं आएगा। राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। उम्मीद है दोस्तों, आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है दोस्तों। और सभी प्यारे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ए का उच्चारण स्थान क्या होगा। हम बात कर रहे हैं ए का उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं। कंठ तालु, कंठोष, दंतोष, तालु। तो ए की बात करेंगे। ए अपना, ठीक है, वाणी से बोल कर देखिए ए, तो आप देखेंगे कंठ तालु कहला जाएगा। ठीक है, ए का उच्चारण स्थान हमारा कंठ तालु हो जाएगा। देखिए उच्चारण स्थान अगर पूछा जाता है तो एक बार अपने मुख से, ठीक है, मुख से जो है अपने एग्जाम्पल के तौर पर स्वयं एक बार बोल कर देखिए, आपको ए टू जेड आपका आंसर पता चल जाएगा। अब बात कर रहे हैं खंडवती ही संख्या है। मैंने बताया था कि 1 से 100 तक पूछे जाने हैं, और आपका 500 हो गया, 1000 को, 10,000 को, 1,00,000 तक को। ये संख्या संस्कृत में क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संभावित प्रश्न है, 1 नंबर का जरूर आएगा संख्या से संबंधित। तो खंडवती संख्या सभी लोग जानते हैं। खंडवती मतलब क्या होता है? 96 की बात करेंगे, 96 की बात करेंगे। ठीक है, 93 को त्रिनवती बोलते हैं, 93 को। 94 चतुर्नवती बोलते हैं, 94। पंचनवती 95 को, 95। और खनवती 96 यानी 96 को खनवती बोलते हैं। तो आप लोगों का बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। आप देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। नदी शब्द का पंचमी एक वचन रूप होगा। नद्यैः, नद्या, नद्याः, नद्याम। तो नदी शब्द का पंचमी की बात करते हैं तो पंचमी में क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा। नद्याः नदीभ्याम, नदीभ्यः। रामाय रमाभ्याम, रमभ्यः। आपने पढ़ा होगा राम के रूप में। ठीक है, बालकः बालकाभ्याम, बालकाभ्यः। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पंचमी का। पंचमी का एक वचन में क्या होगा? नद्याय हो जाएगा, रामाय हो जाएगा, बालकय हो जाएगा। ठीक है, तो एक वचन का पूछा है पंचमी क्या, तो नद्याय होगा। द्विवचन का पूछा जाता तो नदीभ्याम हो जाता, और बहुवचन में नदीभ्य हो जाता। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नंदिनी का आसीत, महिषी, कामधेनु पुत्र, पशु देवी। तो नंदिनी का आसीत, नंदी कौन है? तो नंदिनी जो है कामधेनु की पुत्री है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न।
का अन्यो हुत वहाद दग्धम प्रभति, ये कथन किसका है? यानी ये कथन जो है, ये आपने पढ़ा होगा पेडागोजी में कि ये स्टेटमेंट कथन किसका है। तो ऐसे ही आपके संस्कृत में भी होता है। तो संस्कृत में स्टेटमेंट कथन किसका है? प्रियंवदा का है, अनुसुईया का है, गौतमी का है, कण्व का है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और अंत में बताना भी है सभी प्यारे मित्रों का 30 में से कितना स्कोर है। अगर आप लोगों का 25 प्लस आ रहा है, 22 प्लस स्कोर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका स्कोर 20 से कम है तो डरना बात नहीं है। हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक मॉडल पेपर अटेंड करते जाएं, हर एक क्लास, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। हमारा जो टारगेट आउट ऑफ 150 में 125 प्लस का है दोस्तों, और यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुसुईया हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा जिन्होंने बी ऑप्शन सही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लब धातु में कत्व प्रत्यय का रूप क्या होगा? ठीक है, आपको पता है प्रत्यय उपसर्ग से एक से प्रश्न जरूर आता है। तो लब धातु है और उसमें कत्व प्रत्यय अगर लग जाता है, ठीक है, प्रत्यय कहाँ पर? धातु के बाद लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका लब धातु लिख दिया गया, धन आपका कत्व प्रत्यय लगा दिया गया। अब कत्व प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा रूप क्या बनेगा? लभित्वा, लब्ध्वा, लभित्वा, लभध्वा। क्या बनेगा? तो हमारा रूप जो बन जाएगा वह दोस्तों बन जाएगा क्या? लब्ध्वा बन जाएगा। क्या बनेगा प्यारे मित्रों? क्या बनेगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। वह हमारा रूप जो बनेगा वह बनेगा लब्ध्वा बनेगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। अब कह रहा दोस्तों यह प्रश्न कि भू धातु लेना है, भू धातु का लोट लकार। लोट लकार मतलब आज्ञार्थक के रूप में होता है, सभी लोग जानते हैं आज्ञा के रूप में प्रयोग होगा लोट लकार। ठीक है, लोट जाना यानी लोट कर प्रणाम करना, लोट कर आज्ञा मानना। ठीक है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन बताना है। भवत होगा, भवतय होगा, भवत, भवता, क्या होगा? तो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, वह कहलाता है, देखिए लोट लकार का जो रूप होगा वह कहलाता है मध्यम पुरुष का भवत, भवतात, भवतम और भवत कहलाता है। ठीक है, और पूछा क्या है आपका यहाँ पे? बहुवचन का। तो देखिए एक वचन में क्या हो जाएगा? भव या भवतात, द्विवचन में भवतम, बहुवचन में भवत हो जाएगा। अब हमें भवत वाला ऑप्शन देखना है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा? भवत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे में सहयोग करेंगे, कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका अपना परिवार है, हवर फैमिली है दोस्तों, ये शिक्षकों का परिवार है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पश्यामि में पा धातु के किस लकार पुरुष का वचन रूप होगा? अब यहाँ पे पा धातु लिया गया है, पा धातु में बताना पश्यामि जो है किस लकार पुरुष और वचन का रूप होगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यह आपका लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, या लोट लकार। देखिए पश्यामि, पश्यामि यानी मतलब समझ लीजिए कि ये वर्तमान काल की बात कर रहा है, और वर्तमान काल किस में होता है? लट लकार में होता है। ठीक है दोस्तों, लट लकार में वर्तमान काल होता है। तो पश्यामि, पश्याम, पश्यामय आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पठामी, पठाओ, पठामय पढ़ा होगा। तो वैसे ही यहाँ पर है आपका पठ धातु में जैसे पठामी, पठाओ, पठामय होता है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे किस में हो जाएगा? तो ये दोस्तों आई थिंक लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का होना चाहिए, देख लेते हैं। तो लट लकार पश्यामी जो है दोस्तों, यह लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का होगा, यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन। पश्यामी, पश्यावह, पश्यामय हो जाएगा। ठीक है, जैसे पठामी, पठावह, पठामय हो जाएगा। ठीक है, तो एक वचन पूछा गया तो पश्यामी हो गया, द्विवचन में पश्यावय हो जाता और बहुवचन में पश्यामय हो जाता। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, गद्य त्रयी के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? हम बात कर रहे हैं गद्य त्रयी के अंतर्गत कवि। बाण भट्ट सुबंधु, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास, बाण भट्ट सुबंधु, दंडी हो गया, दंडी सुबंधु, गुढ़ाच हो गया, या बाण भट्ट दंडी हर्ष हो गया। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गद्य त्रयी के अंतर्गत जो कवि आते हैं दोस्तों वह हमारे कवि बाण भट्ट, सुबंधु और दंडी कहलाते हैं, यानी बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि अहम ह्याम विद्यालयम गतवान, इस वाक्य में अव्यय पद होगा, अहम होगा, गमिष्यामि होगा, विद्यालयम होगा, अहाय होगा।
तो दोस्तों अहम ह्याय विद्यालयम गतवान, इसमें अव्यय पद बताना है। तो मैं देखिए हर एक क्लास में आपको हर एक मॉडल पेपर में एक अव्यय पद जरूर लाता हूं, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, संभावित प्रश्न है और उसी टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन प्रश्नों को जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है आपका क्या हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ प्रत्येक आपके मॉडल पेपर में कि किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय या कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, या हम कह सकते हैं ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि दोस्तों अव्यय का रूपांतर नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ जो व्यय न हो। ठीक है, जो व्यय न हो उसे ही अव्यय कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, चौरात विभेद में चौरात पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सभी लोग कमेंट करेंगे। चौरात विभेद में हम बात कर रहे हैं, तो चौरात विभेद में चौरात पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी होगी, चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, तृतीया होगी। तो आपने पढ़ा होगा रामात, आपने पढ़ा होगा दोस्तों रामात रामाक्यम, या बालकात बालकाभ्याम बल के बही है। आपने यह रूप पढ़ा होगा, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सभी लोग जानते हैं पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, चौरात विभेद में चौरात जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। जैसे बालकात बालकाभ्याम बालकाभ्यई, वैसे ही आपका चौरात का हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 15वां प्रश्न है। इसके बाद 15 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो टारगेट है हमारा भाषा में 30 में 30 लाने का। दोस्तों अगला प्रश्न है कि करण कारक में कौन सी विभक्ति हो जाती है? तो सभी लोग जानते हैं पहली विभक्ति होती है कर्ता, दूसरी विभक्ति होती है कर्म, कर्ता कर्म करण, तीसरी विभक्ति हमारी आती है करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, तो हमारी करण कौन सी हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि पीतम अंबरम यस्य सह में समास होगा। अभी आपने पढ़ा होगा कई बार कि पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होता था? पीतम अंबरम यस्य सह, अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा पूछ लिया गया है कि पीतम अंबरम यस्य सह में समास होगा तो पीताम्बर हो जाएगा, अर्थात हम बात कर रहे हैं किसनी की बात कर रहे हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किसी अन्य ठीक है पद की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। हरित्रातहि में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया होगा, चतुर्थी होगा, पंचमी होगा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों हरित्रातः की बात कर रहे हैं, हरित्रातः में तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं। तो हरित्रातः में जो तत्पुरुष समास होगा वह आपका तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, धातृ धन अंशः में संधि होने पर क्या बनेगा? अगर हम धातृ धन अंशः कर देते हैं और इनको संधि करें तो हमारा जो शब्द बनेगा वह धावंशय बनेगा, धातुंशय बनेगा, धातृशय बनेगा, या धात्रंशय बनेगा। अब आप लोगों का कमेंट फीडबैक यहाँ पे शर्मान है, कमेंट करेंगे, सभी प्यारे में सहयोग करेंगे। प्रत्येक कमेंट यहाँ पे रीड किया जाता है, रिप्लाई किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि धातृ धन अंशय में संधि क्या हो जाएगा दोस्तों? धात्रंशय हो जाएगा। आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और संधि पूछा जाए तो आपका यण संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पवित्रम पद संधि विच्छेद होगा। हम बात करें पवित्रम पद में आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। कौन सा संधि विच्छेद होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट, सभी प्यारे मित्र, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, हर एक भाई बहन जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों पवित्रम पद में संधि विच्छेद होगा। पौधन इत्रम, पोधन इत्रम, पूधन इत्रम, पूधन इत्रम। तो सभी लोग जानते हैं पवित्रम में क्या हो जाएगा दोस्तों? पोधन इत्रम बराबर पवित्रम, और कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी अयादि संधि हो जाएगी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि गंगा नदी सभी नदियों में प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती है, इसका अनुवाद क्या होगा? यह हिंदी में दिया गया है। एक प्रश्न जरूर आता है कि गंगा नदी सभी नदियों में प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती है, इसका अनुवाद आपको संस्कृत में करना है कि गंगा नद्यः सर्वासु नदीषु प्रसिद्ध पवित्र च मन्यते, गंगा नदी सर्वासु नदीषु प्रसिद्ध पवित्र पवित्रा च मन्यते, गंगा नदी सर्वासु नदीषु प्रसिद्धा है पवित्राय च मन्यते, या गंगा नदी सर्वासु नद्यः प्रसिद्ध है पवित्र च मन्यते। देखिए नदीसु तक तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको सेम दिख रहे होंगे। इसके बाद आपको बताना है
यानी कि हमें समझना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा, वह हमारा हो जाएगा कि गंगा नदी सर्वासु नदी से प्रसिद्धाय पवित्रा चा मनते, अर्थात गंगा नदी सभी नदियों में प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती है। ठीक है, और लग गया, यानी चा तो लगेगा ही, पवित्रा चा मानते, पवित्र और ठीक है मानी जाती है, प्रसिद्ध और पवित्र। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में भिन्न पद को चुनना है, एक प्रश्न जरूर आएगा। अब भिन्न पद को यहाँ पे सभी लोगों को चुनकर कमेंट करके बताना है। स्कंदय हो गया, चक्षु हो गया, कपोलय हो गया, काकय हो गया। देखिए सभी, स्कंद मतलब क्या होता है, कंधा, यानी हमारी ये बॉडी यानी कि शरीर से संबंधित है। चक्षु यानी नयन यानी कि आँख हो गया, ये भी हमारे क्या है, शरीर से संबंधित हो गया। कपोलय मतलब क्या होता है, गाल, ठीक है, गाल कह सकते हैं हम, ठीक है, संबंधित। तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों हमारे शरीर से संबंधित है। ठीक है, तीनों ये हमारे शब्द शरीर से संबंधित, लेकिन जो चौथा शब्द काका यानी होता है कौवा, तो ये अलग अलग शब्द है। तो भिन्न पद आपको बताना है, तो भिन्न पद आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि विद्वान का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी लोग कमेंट करेंगे विद्वान का पर्यायवाची नहीं है, यह बताना है। ठीक है, तो सुधी हो गया, कोविदय हो गया, धीमान हो गया, श्रीमान हो गया। तो देखिए विद्वान का पर्यायवाची आपका श्रीमान नहीं होगा। ठीक है, विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है, सुधी होता है, कोविदय होता है, धीमान होता है, ये तीनों विद्वान के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका श्रीमान जो है यहाँ पर पर्यायवाची नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न यह है कि सत संज्ञक प्रत्यय है, सतसानच है, कत्वालेप है, तब्यत अनियर है, या आपका तक्त कथवतु है। तो सत संज्ञक प्रत्यय कौन कहलाता है, तो सत संज्ञक जो प्रत्यय होता है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक क्या है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। टी संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो टी संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है दोस्तों, वह हमारा सूत्र कहला जाता है अचो अंत्यादि हो जाएगा। ठीक है, टी संज्ञा करने वाला सूत्र अचो अंत्यादि होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि रघुवंश कैसा ग्रंथ है, आपका नाटक है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, या गद्य काव्य है। तो रघुवंश सभी लोग जानते हैं कुमार संभवम, कालिदास की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, रघुवंशम हमारा महाकाव्य हो जाता है, अर्थात बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध विलोम युग्म को चुनना है। अल्पज्ञ यानी कि बहुत कम जानने वाला, बहुज्ञ यानी बहुत जानने वाला, तो विलोम दोनों का सही है। असीमय का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसकी कोई सीमा न हो, और ससीमय जिसकी सीमा हो। अमश्वा, पूर्णिमा हो गया, ग्रहीत है, स्वीकृत है। अब सभी लोग बताइए विलोम युग अशुद्ध कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अशुद्ध जो विलोम युग सही लोग जानते हैं डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ग्रहीत मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, या मतलब उसके पकड़ लेना। ठीक है, ग्रहीत मैंने इसको पकड़ लिया, इसको पा लिया, और स्वीकृत यानी मुझे स्वीकार करना। तो इनमें कोई भी स्वीकृत का अस्वीकृत होता, ठीक है, ग्रहित पकड़ लेना, पकड़ना का छोड़ना होता। ठीक है, तो ये आपका विलोम होता, लेकिन आपका ये अशुद्ध दिया गया है, विलोम यहाँ पर सही नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 3-4 प्रश्न और है, अच्छे तरीके से अटेंड कर लेते हैं क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। दोस्तों मौन पाठन में क्या दोष होता है, मौन पाठस्य दोषम भवति, मौन पाठ में दोष होता है, शक्ति कम लगती है, समय कम लगता है, उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, भाव ग्रहण करने पे सहायता करता है। तो मौन पाठनस्य, ठीक है, दोषम भवति, किम दोषम भवति, तो मौन पाठ का दोष यह होता है। देखिए दोस्तों मौन पाठन मतलब क्या होता है, चुपचाप पढ़ना, आवाज नहीं करना, अंदर मनन ही मनन पढ़ना। तो इसमें शक्ति कम लगती है, ये तो दोष नहीं हो गई। समय भी कम लगता है, बिल्कुल सही बात है। और भाव ग्रहण करने में सहायता होता है, लेकिन उच्चारण पर कम ध्यान रहता है। जी हाँ, क्योंकि आप मौन पठन कर रहे हैं, उच्चारण नहीं कर पाते, तो उच्चारण पर ध्यान हमारा कम रहता है, तो यह मौन पाठन का दोष कहलाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे 28 नंबर देख लेते हैं क्या प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। 28 नंबर सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों यही शिक्षा, यही आपको शिक्षा, यही ज्ञान, यह मेहनत, यह प्रैक्टिस आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक रचना में नहीं है, नहीं आता है, कहानी, कथन, प्रश्नोत्तर, अभिनय, पत्र लेखन। देखिए हम मौखिक रचना की बात करते हैं,
मौखिक रूप से आप रचना देखिए लिख कर नहीं कर सकते हैं। मौखिक मतलब होता है बोलकर, तो कहानी कथन बोलकर कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर बोलकर कर सकते हैं, अभिनय भी बोलकर किया जा सकता है। लेकिन मौखिक रचना में पत्र लेखन नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसमें लेखक, ठीक है, लेखन की क्रिया करनी पड़ेगी, तो मौखिक फिर नहीं रह जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचना कार्य में उपयुक्त रहेगा। जो चित्र होते हैं उस पर प्रश्न करना जो है किस स्तर रचना कार्य में उपयुक्त रहता है। पूर्व प्रारंभिक होता है, माध्यमिक होता है या उच्च होता है। अब आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। तो चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचना कार्य जो है उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पर जो होता है पूर्व प्रारंभिक पर आप लोगों का सही हो जाएगा कि जो हम चित्रों पर प्रश्न करते हैं, ठीक है, तो यह रचना कार्य उपयुक्त हमारे पूर्व प्रारंभिक काल पर उचित रहता है और उपयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं अंतिम प्रश्न आपका मॉक क्वेश्चन होता है। तो यह है आपका दोस्तों मॉक क्वेश्चन है। अब आपको कमेंट करके बताना है और अंत में बताना भी है कि 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या हुआ है। सभी लोग फटाफट फीडबैक कमेंट करेंगे। दोस्तों व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है। तो व्याकरण पद्धति को पाणिनि पद्धति के नाम से जाना जाता है, पाठशाला पद्धति के, हर्वटी पद्धति के या सामान्यीकरण पद्धति के। तो व्याकरण पद्धति को किस और नाम से जाना जाता है, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सरमान है। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।